जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? सब ठीक हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कनाडा आने से पहले और यहाँ पहुंचकर आपने कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने करनी हैं ताकि आप इजीली यहाँ के सिस्टम में मर्ज हो सकें और आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप जल्दी से अपने ट्रैक पर आ सकें। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यहाँ आकर आपने अवॉइड करनी हैं ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि और भी दोस्तों का भला हो सके, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलें जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी फ्रेंड्स, कनाडा आने से पहले जब आपका वीज़ा लग जाए तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने करनी है ना, वो अगर तो आपके कोई यहाँ रिलेटिव्स हैं, कोई दोस्त हैं, तो उनसे आपने रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपके लिए ना कोई रिहाइश वगैरह का बंदोबस्त कर दें। क्योंकि आजकल जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ थोड़ा सा हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है। पिछले मेरे ख्याल 1-1.5 साल में 8 लाख के करीब 2022 में कह लें कि वो स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट थे, वो यहाँ पे मौजूद थे। तो उस वजह से ना हाउसिंग पे आप कह लें कि काफ़ी प्रेशर है यहाँ पे ना। तो इसलिए आपको यहाँ के कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए बेहतर यह है कि आप अपने किसी भी दोस्त अजीज़ से, रिश्तेदार से जो यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं, आपने उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपके लिए किसी रिहाइश का बंदोबस्त कर दें। कोई अपार्टमेंट रेंट पे ले दें आपके लिए, और या कोई बेसमेंट वगैरह लीज़ कर लें आपके लिए। तो इस तरह ये होगा कि आपको आते हुए यानी रिहाइश का फ़ौरी को मसला दरपेश नहीं होगा। अपने किसी अज़ीज़ से, दोस्त से ये छोटा सा कह लें फ़ेवर ले लें कि उन्हें कहें, यार मेरे आने से पहले ना मेरा थोड़ा सा ना ये एक छोटा सा काम कर दो, मुझे कोई अपार्टमेंट लीज़ कर दो 1 साल के लिए एटलीस्ट, या कोई बेसमेंट ले दें। ठीक है आपको? अच्छा, इसमें मेरी एक छोटी सी एडवाइस है कि अगर तो आपका फैमिली के साथ भी वीज़ा लगा ना, तो कोशिश करें कि आप पहले अकेले आएँ। ठीक है? क्योंकि होता क्या है कि जब आप फैमिली के साथ आते हैं ना, तो आपके ख़र्चे पूरी फैमिली के होते हैं, और आते ही आपको ये श्योरिटी नहीं होती कि हाँ आते ही आपको ना जॉब मिल जानी है। ठीक है? तो उसमें क्या होता है, अगर आप सिंगल आएंगे ना, तो आपके लिए ना सर्वाइवल बड़ी आसान है। आप खुद आएँ, आपको फ़ौरी रिहाइश का भी इतना इशू नहीं होगा, आप किसी के साथ शेयरिंग में रह सकते हैं। ठीक है? आपका ख़र्चा भी कम होगा। जॉब महीना 2 नहीं भी लगती तो आपका एक बंदे का कितना ख़र्चा, ठीक है, आपकी उस तरफ से भी बचत होगी। तो उसके बाद जब आप जॉब आपकी लग जाती है, आप अपने ट्रैक पर आ जाते हैं, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप खुद कोई अच्छा सा अपार्टमेंट वहाँ पे देख के लीज़ करके अपने नाम पे स्पेशली, ठीक है, 1 साल के लिए लीज़ करें। तो उसके बाद अपनी फैमिली को बुला लें, जो कि मेरे मुताबिक ज़्यादा मतलब फ़िज़िबल है, ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बजाय कि अब अपनी फैमिली को साथ लेके आएँ और यहाँ आके मतलब तंग हों। आते ही चलें, रिहाइश का भी हो भी जाता है, आपको जॉब फ़ौरी ना हो, तो आपको पता पूरी फैमिली का ख़र्चा कितना ठीक ठाक ख़र्चा होगा। ठीक है? तो उस वजह से आपको फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो एक और चीज़ मैं मेंशन करता चलूँ कि आपने जब आना है ना, तो ये ज़हन में रख के आएँ कि आपने एटलीस्ट 2 से 3 माह का यहाँ का ख़र्चा साथ लेके आना है। ठीक है? क्योंकि यहाँ फ़ौरी आपको कोई आप कह लें कि रिलीफ़ नहीं मिलेगा किसी साइड से भी ना, जब तक कि आप पूरा सिस्टम में मर्ज नहीं हो जाते, आपकी जॉब नहीं लग जाती। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जब वहाँ से आना है ना, तो कम से कम 2 से 3 माह का आपके पास ख़र्चा हो, ताकि आपकी जॉब ना भी लगे तो आप सर्वाइव कर सकें। ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, जब यहाँ आपने आना है ना, तो आपको जैसे पता ही है कि वो जब आपका वहाँ से इमिग्रेशन का प्रोसेस हो जाता है इंडिया या पाकिस्तान, तो तकरीबन 4 से 6 वीक लगते हैं इसको पीआर को आने में। ठीक है? वो आपको इस दौरान एक पेपर सा दे देते हैं, आप उसकी बेस पे मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने उस बेस पे ना अपना, यानी जब आपने एंटर हो जाना है, तो फिर आपने यहाँ पे आके ना अपने बाकी चीज़ें अप्लाई करनी है। वो मैं ग्रेजुअली आपको बताऊँगा, अहमियत के हिसाब से 1 2 3 आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है? कि नंबर 1 पे कौन सी है, 2 पे कौन सी है और 3 पे कौन सी है। तो कनाडा आने के बाद आपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम करना है ना, जो प्रायोरिटी में मेरे मुताबिक सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो आपने यहाँ हेल्थ कार्ड अप्लाई करना है। क्योंकि यहाँ मेडिकल
सिस्टम अगर तो आप लीगल है ना तो फ्री है सारा। तो अगर आप लीगल नहीं है ना और आपके पेपर यानी लीगल मींस कि आपके अभी पेपर भी नहीं ना बने, यानी वो हेल्थ कार्ड वगैरह नहीं बना, तो तब भी आपका वो मेडिकल फिर मतलब आपको ख़ुद पे करना पड़ेगा। खुदा ना खास्ता अगर आप बीमार हो जाते हैं, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो ये सारा फिर आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए बेहतर है कि आप सबसे पहला जो काम आपने करना है ना यहाँ आके, वो आपने अपना हेल्थ कार्ड अप्लाई करना है। जब आप हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपको एक पेपर दे देते हैं, ठीक है। उस पर हेल्थ कार्ड का नंबर लिखा होता है। तो जितनी देर आप वेटिंग कर रहे होते हैं हेल्थ कार्ड मेल में आने का, तो उतनी देर वो फिर हेल्थ कार्ड ही कंसीडर होता है। तो आपको अगर यानी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है तो फिर आप वो पेपर दिखा के आप अपनी डॉक्टर की जो विज़िट है वो कर सकते हैं, आपको पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 से 6 वीक लगते हैं हेल्थ कार्ड को भी, वो भी आ जाता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने जाना है और अपना बैंक अकाउंट खुलाना है, ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ जो भी काम करना है, जो भी मूव करनी है, जैसे मिसाल के तौर पे आपने रेंट पे लिया हुआ है कोई अपार्टमेंट, तो उसका रेंट भी तो देना ना, तो वो भी आपने बैंक अकाउंट से देना। वो चेक देंगे या जाके वैसे कार्ड से पे करेंगे, तो उसके लिए भी आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपने जाके अपना बैंक अकाउंट खुलाना है दूसरे नंबर पे, ये इम्पॉर्टेंट है। और उसमें क्या होता है कि कुछ बैंक बड़े सॉफ्ट होते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं इनबॉक्स में आपको मेंशन भी कर दूंगा। वो आपको एट द टाइम ऑफ ओपनिंग योर अकाउंट वो आपको ना कुछ छोटा मोटा क्रेडिट कार्ड भी दे देते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी पेमेंट सिर्फ क्रेडिट कार्ड से ही होती है यहाँ पे। तो इसलिए आपको सिस्टम में यानी रखने के लिए वो आपको ना, उनको पता होता है कि यार न्यू बिगिनर है, इसके पास अभी तो कुछ भी नहीं है ऐसी चीज़, तो वो आपको ना एक छोटा से 1000 या 2000 का ना क्रेडिट कार्ड इशू कर देते हैं। तो वो भी बड़ा इजी हो जाता है न्यू कमर्स के लिए। अच्छा, आपका अकाउंट भी खुल गया, तो उसके बाद जो आपने थर्ड काम करना है ना, वो आपने ये करना है कि आपने ना अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है। उसके लिए यहाँ इस तरह होता है कि आपने सबसे पहले तो जीवन का टेस्ट देना है, ठीक है। जीवन क्या होता है, वो रिटन टेस्ट होता है यहाँ पे ना। तो वो एक बुक होती है, उसमें मेरा ख्याल 20 के करीब होते हैं, वो आते हैं क्वेश्चन, उसमें से 15 आई बिलीव सो आप अगर क्लियर कर लें तो आपका वो पास हो जाता है। तो वो बड़ी सिंपल सी बुक होती है, किसी भी स्टोर से मिल सकती है, ये इवन ऑनलाइन आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। आपने उसकी तैयारी करनी है जीवन की, उसका टेस्ट देना है। उसकी 80 या 90 डॉलर के करीब फ़ीस होती है, तो आपने उसका टेस्ट देना है। तो टेस्ट देते हुए एक चीज़ मैं आपको मेंशन करता चलूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने ना अगर पाकिस्तान में आपका ड्राइविंग का कोई एक्सपीरियंस है तो आपने वो लाजमी मेंशन करना। अगर 3 साल का आपका एक्सपीरियंस है, उससे क्या होगा कि जीवन के बाद वरना आपको G2 के लिए ना यानी ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो G2 लेने के बाद 2 साल बाद आप G लाइसेंस के लिए टेस्ट देने के लिए एलिजिबल होते हैं, जो कि एक्चुअल पूरा एक फुल फ्लैज होता है लाइसेंस यहाँ कंसीडर होता है, ठीक है। क्योंकि G2 पे आप ना हाईवे पे ड्राइव नहीं कर सकते, यहाँ पे सिर्फ मतलब लोकल्स रोड वगैरह पे ड्राइव कर सकते, हाईवे पे अलाउड नहीं होता। इसलिए अगर आप पाकिस्तान या इंडिया का एक्सपीरियंस शो कर देते हैं ना 3 साल या 3 साल से ज़्यादा, तो उससे आपका ना वो वेव हो जाती है कंडीशन, आप G1 से डायरेक्ट G का भी टेस्ट दे सकते हैं। तो समझ लें कि आप सिस्टम में जल्दी मर्ज हो जाएंगे। ये कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो बजाय आपको G2 का दें फिर 2 साल वेट करें, आप राइट वे G का टेस्ट दें। अगर आप पास हो जाते हैं आपको राइट वे G मिल जाएगा एंड यू आर गुड टू गो। तो इस तरह है, ये आप 2-3 जो चीज़ें मैंने बताई हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ न्यू कमर्स को जहन में रखनी चाहिए। जी फ्रेंड्स, जो चौथे नंबर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपने यहाँ आते ही ना सिन नंबर अप्लाई करना है, सोशल इंश्योरेंस नंबर। उसकी आपको समझ लें हर एक जगह पर ज़रूरत होगी। आप कहीं नौकरी के लिए जाते हैं, कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं ना, तो उन्होंने आपका सिन नंबर पूछना है, ठीक है। वो आपकी समझ लें कि बेसिक आइडेंटिटी है, वो आपने लाजमी यहाँ अप्लाई करना। किसी भी आप समझ लें यहाँ ओंटारियो सर्विस सेंटर में चले जाएं, सर्विस ओंटारियो में। और आखिर में चलते हुए मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताता चलूँ जो समझ लें आपके लिए गोल्डन एडवाइस भी है, कि नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में आप कहीं भी जाते हैं तो एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, यहाँ ज़िंदगी में कभी भी 2 चीज़ें आपने ख़राब नहीं करनी। एक अपना
क्रेडिट कार्ड अपना यानी क्रेडिट हिस्ट्री, और एक अपनी ड्राइविंग हिस्ट्री, अपना ड्राइविंग लाइसेंस। ये 2 चीज़ें आपने ज़िंदगी में कोशिश करें कि कभी ख़राब नहीं करनी। अगर ये 2 चीज़ें ख़राब हो गई ना तो फ्रेंड्स आप डन है, यहाँ पे आप नहीं मूव कर सकते। ना आपको किसी ने कोई चीज़ देनी है आपका अगर क्रेडिट ख़राब है, ठीक है, ना आप कोई अपार्टमेंट रेंट पे ले सकते हैं, ना कोई चीज़ ले सकते हैं, गाड़ी वगैरह, इवन आप रेंट पे भी नहीं ले सकते। गाड़ी वगैरह जो होते हैं ना, आप लेके तो आप कहीं जाना चाहते हैं, अगर आपका क्रेडिट ख़राब है, आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो आपको रेंट पे गाड़ी भी नहीं मिलनी। इस हद तक बंदा यहाँ पे स्टक हो जाता है अगर आपका क्रेडिट ख़राब है। तो इसलिए ब्रदर कभी भी आपने अपना क्रेडिट ख़राब नहीं करना इन मुल्कों में, और एक अपना ड्राइविंग लाइसेंस ख़राब नहीं करना, क्योंकि ये वो 2 चीज़ें हैं कि अगर इनमें से एक भी ख़राब है ना तो आप यहाँ डन है, आप यहाँ मूव नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चलें जी, दुआ में याद रखें, मिलते हैं किसी और व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।